हेलो गाइस, वेलकम टू डायनेमिक ट्यूटोरियल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एक कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट, जो कि क्लास 12 का सेकंड पार्ट जो अकाउंट्स है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। बीकॉम सेकंड सेम जिनका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में मेजर है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो 6 सेम के स्टूडेंट है जिनको अकाउंटिंग रेशियो करना है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कंपनी का जो बैलेंस शीट बनता है वो वर्टिकल फॉर्मेट में बनता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में इक्विटी एंड लायबिलिटीज दिखाते हैं। इक्विटी का मतलब कंपनी का जो शेयर होल्डर फंड या कैपिटल बोल सकते हैं, जो शेयर होल्डर फंड होता है, और उसके नीचे लायबिलिटीज दिखाएंगे, सम करेंगे, फिर सम खत्म होने के बाद उसके नीचे हम लोग एसेट्स बैठाते हैं। इस फॉर्मेट को हम लोग कंपनी का वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट बोलते हैं। ठीक है, तो अब फॉर्मेट देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। लायबिलिटी साइड का जो मेन हेडिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, ये मेन हेडिंग हो गया, और इसमें 4 पार्ट किया जाता है। ठीक है, लायबिलिटी साइड का 4 पार्ट। सबसे फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड। दूसरा पार्ट होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज, एंड फोर्थ होता है करेंट लायबिलिटीज। लायबिलिटी साइड का मेन 4 पार्ट है। ठीक है, इसके बाद जो फर्स्ट पार्ट है शेयर होल्डर फंड, इसका 3 पार्ट किया हुआ है। सबसे पहले हम बैठाते हैं शेयर कैपिटल, उसके नीचे आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, उसके बाद आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये हो गया पहला हेडिंग शेयर होल्डर फंड का 3 पार्ट। उसके बाद दूसरा हेडिंग है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसका पार्टीशन नहीं करना है। तीसरा हेडिंग है नॉन करंट लायबिलिटी, इसका 4 पार्ट होता है। ठीक है, 4 पार्ट होता है, जिसको शॉर्ट में हम लोग BDOP बोलते हैं। और करंट लायबिलिटी इसका भी 4 पार्ट होता है, शॉर्ट में BTOP। ठीक है, अब बी का मतलब पहला है, बी का मतलब बोरोइंग्स। ठीक है, जो बोरोइंग्स हम लोग 1 साल से ज्यादा करते हैं, 1 साल से ज्यादा के लिए वो नॉन करंट बोरोइंग होता है, 1 साल से कम के लिए हुआ तो वो करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। ठीक है, तो बोरोइंग सबसे पहले बी आएगा, ये होगा हम लोग का लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ऐसा कर्ज जो हम लोगों ने 1 साल से ज्यादा के लिए लिया है। डी का मतलब होता है डेफर्ड, एसेट साइड में भी एक डी मिलेगा, डेफर्ड। डी को बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, ब्रैकेट में नेट। ओ का मतलब होता है अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज। और पी का मतलब प्रोविजन होता है, प्रोविजन का मतलब यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, कोई भी लायबिलिटी जो 1 साल से ज्यादा के लिए, वो सब नॉन करंट लायबिलिटीज के हेडिंग में आता है। इसका 4 कैटेगरी किया हुआ, और अगर लायबिलिटी 1 साल से कम के लिए है तो उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटीज, उसका भी 4 पार्ट किया हुआ। ठीक है, 4 पार्ट में क्या, पहला बी का मतलब बोरोइंग्स, यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स था, और यहाँ पे आ जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। टी का मतलब होता है ट्रेड पेबल्स। ठीक है, ओ का मतलब अदर, जैसे यहाँ भी अदर था, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, यहाँ पे आ जाएगा अदर करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, और पी का मतलब प्रोविजन, नॉन करंट लायबिलिटीज के हेडिंग में लॉन्ग टर्म प्रोविजन था, यहाँ पे आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, ये लायबिलिटी साइड हो गया। पहला हेडिंग हो गया शेयर होल्डर फंड, उसका 3 पार्ट है। इसको हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे फर्स्ट हेडिंग का।
ठीक है। दूसरा का अमाउंट बैठाएंगे। तीसरा हेडिंग हो गया नॉन करेंट लायबिलिटी, 4 हेडिंग हुआ, इसके अंदर चारों का टोटल करेंगे, ठीक है। फोर्थ हेडिंग हुआ करंट लायबिलिटी, इसके अंदर 4 सब हेडिंग और है, इन सब का टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद हम लोग का निकला लायबिलिटी साइड का टोटल अमाउंट 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। और इधर अमाउंट साइड में पहले हम लोग को नोट नंबर बैठाना होता है। नोट नंबर मतलब ये जितना भी शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, जितना भी कैलकुलेशन है, एक अलग से नोट्स टू अकाउंट बना लेना है, फिर टोटल निकाल के फिर यहाँ पे अमाउंट बैठाना है, ठीक है। तो जो नोट नंबर है वो हम लोग को यहाँ पे मेंशन करना, और जो अमाउंट हम लोग 2 साल का एक साथ दिखाते हैं, करंट ईयर का और एक लास्ट ईयर का, जिससे कंपैरिजन करने में आसानी हो, पता चले कि बिजनेस बढ़ रहा है कि घट रहा है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का लायबिलिटी साइड का अमाउंट। 2 लाख नीचे टोटल, ठीक है। अब मेन दिक्कत आता है इन सब के अंदर आता क्या क्या है। शेयर कैपिटल का मेनली 2 कैटेगरी, एक इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर इन सबको फर्दर डिवाइड किया गया है 6 पार्ट में। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, और आखिरी होता है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल हम लोग बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो शेयर कैपिटल में क्या करना होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल का ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप दिखाना होता है। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप दिखाना होता है। रिजर्व एंड सरप्लस में किसी भी तरह का रिजर्व, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, और सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो सब आ जाता है, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व यहीं पे आएगा, कैपिटल रिजर्व इसी हेडिंग के अंदर आएगा, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन माने पेंडिंग अलॉटमेंट, मतलब कंपनी ने शेयर इशू किया था, एप्लीकेशन का पैसा मिल गया लेकिन अभी तक अलॉटमेंट नहीं गया, वो अमाउंट हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। उसके बाद आता है नॉन करेंट लायबिलिटी, जिसका 4 पार्ट है। पहला हो गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, किसी से भी उधार लिए 1 साल से ज्यादा के लिए, वो इस हेडिंग में आएगा, ठीक है। जैसे बैंक लोन हुआ, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुआ, डिवेंचर हुआ, बॉन्ड हुआ, ठीक है, या लोन फ्रॉम पार्टीज, अलग अलग पार्टी से हम लोन लिया लेकिन 1 साल से ज्यादा के लिए, वो हम लोग यहाँ लिखेंगे। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज क्वेश्चन में क्लियरली बोला रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा अदर नॉन करेंट लायबिलिटी, इसके अंदर वो क्रेडिटर्स आएंगे जिनका पेमेंट हमको 1 साल के बाद करना है। सपोज हम गुड्स खरीद लिए, एसेट्स खरीद लिए, पेमेंट हमको 1 साल के बाद करना है, उस तरह के क्रेडिटर्स को हम लोग अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज बोल के लिखेंगे। इसके अंदर इसके बाद आता है हम लोग का लॉन्ग टर्म प्रोविजन, कोई भी प्रोविजन अगर हम 1 साल से ज्यादा के लिए रखे हुए हैं, जैसे प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के लिए है, तो उसको हम लोग यहाँ पे दिखाना है। उसके बाद आता है करंट लायबिलिटी, जिसका 4 पार्ट किया हुआ है। पहला है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ये भी बोरोइंग्स का मतलब एक तरह से कर्ज हुआ, किसी से भी कर्ज लो, जैसे बैंक से लिए लेकिन 1 साल से कम के लिए, फॉर एग्जांपल बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट। फ्रेंड से लोन लिए 1 साल से कम के लिए, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिए 1 साल से कम के लिए, रिलेटेड पार्टी से लोन लिए 1 साल से कम के लिए, वो सब हम लोग का शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आएगा। इसके बाद आता है ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल का मतलब हुआ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, दोनों का ऐड करके अमाउंट यहाँ पे बैठाना है। उसके बाद आएगा अदर करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। अदर करेंट लायबिलिटीज में मेनली आता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इस हेडिंग के अंदर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और लास्ट हो गया शॉर्ट टर्म प्रोविजन, कोई भी प्रोविजन अगर 1 साल से कम के लिए, जैसे प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट 1 साल से कम के लिए तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ लिखेंगे, प्रपोज्ड डिविडेंड यहाँ लिखेंगे। इसके बाद कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी यही आता था, लेकिन कंपनी टैक्स से कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स को हटा दिया गया, तब हम लोग को शॉर्ट टर्म प्रोविजन में कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स नहीं लिखना है। तो ये हो गया हम लोग का लायबिलिटीज का अलग अलग पार्ट, ठीक है। टोटल करेंगे, उसके नीचे हम लोग क्या बैठाएंगे, एसेट्स। शॉर्ट में समझना है कि लायबिलिटीज का 4 पार्टीशन किया हुआ है, ठीक है। शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर 3 पार्ट है। शेयर एप्लीकेशन में पेंडिंग अलॉटमेंट, उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटी आता है, फिर करंट लायबिलिटी। नॉन करेंट का भी 4 पार्ट, करंट का भी 4 पार्ट। ये हो गया कोड बीडीओपी एंड बीटीओपी, ठीक है। ये तो हो गया हम लोग का लायबिलिटी साइड। अब इसके नीचे हम लोग एसेट्स बैठाते हैं, ठीक है। अब एसेट साइड में हम लोग का मेन 2 पार्ट किया हुआ। पहला हो गया नॉन करेंट एसेट्स, वो सब एसेट्स जो 1 साल से ज्यादा के लिए हम लोग यूज करते हैं, 1 साल से ज्यादा के लिए एक बार करके रखें। और दूसरा हो गया हम लोग का करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स का मेन 5 पार्ट है, जिसको शॉर्ट में FIDLO बोलते हैं, ठीक है। और करेंट एसेट्स का 6 पार्ट है, IITCSO, ठीक है। अब यहाँ पे F का मतलब होता है
फिक्स्ड एसेट्स, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो होगा 1 साल से ज्यादा वाला, ठीक है। तो यहाँ आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, उसको लिखेंगे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट जो 1 साल से ज्यादा के लिए है। डी मतलब जैसे लायबिलिटी साइड में भी था डिफर्ड, इसको हम लोग लिखते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट्स, और उधर था डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, नेट लिखते हैं, मतलब या तो एसेट्स क्वेश्चन में आएगा या लायबिलिटीज क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। एल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। और ओ में आ जाएगा अदर नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है। ये हो गया हम लोग का नॉन करेंट एसेट्स का 5 पार्ट। इसके बाद फिक्स एसेट्स का फर्दर 4 पार्ट है। पहला वो बोलता है टेंजिबल, ठीक है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स। दूसरा हो गया इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। तीसरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल WIP। और उसके बाद नेक्स्ट इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। इन सब के लिए अलग अलग वर्किंग नोट बनेगा, टोटल करके अमाउंट यहाँ पे हम लोग बैठाएंगे। जो वर्किंग नंबर का नोट नंबर होगा वो हम लोग को यहाँ पे लिखना होता है। फिक्स एसेट के 4 पार्ट। टेंजिबल, टेंजिबल का मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ऐसा फिक्स है जिसको हम टच कर सकते हैं, जो दिखाई देता है। इंटेंजिबल मतलब ऐसा फिक्स एसेट जो टच हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है, दिखाई नहीं देता, जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। नेक्स्ट है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसा फिक्स एसेट्स जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे बिल्डिंग बनाना चालू हो गया, कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट मतलब कोई भी इंटेंजिबल एसेट जो अभी अंडर डेवलपमेंट है, एक्वायर अभी तक हम लोगों ने नहीं किया है, ठीक है। उसका नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट चाहे हम इक्विटी शेयर में करें, प्रेफरेंस शेयर में करें, डिवेंचर में करें, बॉन्ड में करें, अगर 1 साल से ज्यादा के लिए किया तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्वेश्चन में साफ साफ दिया रहेगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, किसी को भी लोन दिया हो 1 साल से ज्यादा के लिए, वो सब हम लोग को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अदर नॉन करेंट एसेट्स, इसके अंदर मेनली पहले आता था डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, जो तो हट चुका है। उसके बाद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ब्रोकरेज, अंडरराइटिंग कमीशन एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, वो सब हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं। उसके बाद आता है करंट एसेट, जिसका 6 पार्ट है, ठीक है। पहला आ गया इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट था, यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट। दूसरा आई का मतलब इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज का मतलब स्टॉक, स्टॉक का मतलब 3 तरह का स्टॉक, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। टी लायबिलिटीज में भी था, वहां ट्रेड पेएबल बोलते थे, यहाँ ट्रेड रिसीवेबल होगा, ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। सी का मतलब हुआ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 4 हो गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश भी आएगा, बैंक बैलेंस भी आएगा, चेक इन हैंड आएगा, ड्राफ्ट इन हैंड आएगा, कॉइंस आएगा, ठीक है। एस का मतलब हुआ शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। और ओ का मतलब हो गया ओ, जैसे हर जगह मिला, ओ का मतलब अदर करेंट एसेट्स। ये हो गया करंट एसेट्स का 6 पार्ट। पहला हो गया करंट इन्वेस्टमेंट, कहीं भी इन्वेस्ट करके रखो 1 साल से कम के लिए, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट हुआ 1 साल से ज्यादा के लिए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेंटरीज मतलब रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स का स्टॉक। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो हम बता चुके ऑलरेडी। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, किसी को भी लोन देकर रखे हो 1 साल से कम के लिए, यहाँ पे आएगा। एंड अदर करंट एसेट्स में मेनली आता है एक्रूड इनकम एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। इसके बाद हम लोग को नॉन करंट एसेट्स का टोटल करना है, करंट एसेट्स का टोटल करना है। इसके बाद इन दोनों का टोटल निकालना, टोटल पहला हेडिंग और दूसरा हेडिंग, ठीक है। नीचे 2 लाइन, और ये जो टोटल निकलेगा लायबिलिटी साइड की क्या होगा, इक्वल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए भी और बीकॉम के स्टूडेंट के लिए भी, इसको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। इससे जुड़ा बहुत सारा क्वेश्चन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के एग्जाम में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के एग्जाम में, और सेकेंड ईयर के एग्जाम में उसमें हम लोग को मिलेगा, ठीक है। अगला वीडियो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट सीखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।